इस टॉपिक का नाम है रिवर प्लैंक प्रॉब्लम। बेसिकली ये टॉपिक जो है सेंटर ऑफ मास के अंदर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो टॉपिक है उसी के अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे रिवर प्लैंक के क्वेश्चन मिलेंगे आपको या रिवर और बोट के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर बहुत ही ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लेकर के है। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिवर प्लैंक प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली एक मोशन इन प्लेन में भी आता है रिवर बोट प्रॉब्लम, बट ये वो टॉपिक नहीं है। ये है रिवर प्लैंक प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम, जिसके अंदर आपका जो सेंटर ऑफ मास है या तो मोशन में रहेगा या मोशन में नहीं रहेगा। हमें जो है इन दोनों एस्पेक्ट को अच्छे से समझना है और इस टॉपिक को या इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है मतलब छूटे ना या आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले जैसे कि आप यहां पर एक डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में एक बोट जो है किनारे पर है। एक बोट जो है किनारे पर है, यानी कि ये कहां पर है, ग्राउंड पर है। तो ये आपको समझना है, जब ये बोट ग्राउंड पर होगी, अगर बोट ग्राउंड पर है तो इस सिचुएशन में एक सिस्टम बनेगा। मान लो इस बोट के ऊपर एक आदमी है और वो आदमी मान लो यहां से चल के इस एंड से इस एंड पर पहुंचता है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा या सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किस तरह से बिहेव करेगा, ये हमें जानना है। इस केस में ध्यान रखिएगा, ये पहला केस है जिसके अंदर बोट या रिवर प्लैंक कहां पर है, ग्राउंड पर है। तो ये हमारा केस 1। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मान लेते हैं जो ग्रे कलर से आप देख रहे हैं, मान लो सैंड है। सैंड कहां पर है, ग्राउंड पर है। तो ग्राउंड पर है इसका मतलब ये रेस्ट कंडीशन में है। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि भाई ये जो है सैंड ये कहां पर है, आपकी ग्राउंड पर है। जब ये ग्राउंड पर है तो यहां पर एक आदमी है जो प्लैंक के, ये प्लैंक है जो रेक्टेंगुलर शेप में आप देख रहे हैं ब्लैक कलर से, ये प्लैंक। एक आदमी जो है जिसका मास 80 केजी है, ये आदमी प्लैंक के लेफ्ट एंड से राइट एंड पर पहुंचता है, वॉक करके जाएगा, वॉक करके जाएगा। इसका नाम मान लेते हैं भाई, इसका नाम है टिल्लू। ये जो है हमारा ऑब्जर्वर है टिल्लू। टिल्लू जो है प्लैंक के इस एंड से चल करके इस एंड पर पहुंचेगा। जब यहां पर टिल्लू प्लैंक के लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पर पहुंचेगा तो सेंटर ऑफ मास किस तरह से बिहेव करेगा, ये हमें समझना है। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं केस 1, जिसमें कि यहां पर ये जो है कहां पर है, ग्राउंड पर। यानी कि हम सारी चीजें जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे। जब हम इसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो यहां पर एक ऑब्जर्वर बना देते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं लिल्लू। भाई वो है टिल्लू और ये है हमारा लिल्लू। लिल्लू जो है भाई साहब बीच पर बैठा है, आराम से धूप सेक रहा है और टिल्लू को देख रहा है। जब लिल्लू टिल्लू को देखेगा तो टिल्लू जो है इस एंड से इस एंड पर पहुंचेगा, तो सेंटर ऑफ मास किस तरह से बिहेव करेगा, ये कौन देखेगा, जो है लिल्लू भाई साहब देखेंगे। इनका नाम हम लिख देते हैं LILLU, लिल्लू। ठीक है जी। तो अब यहां पर पहले हम ये समझते हैं कि जब टिल्लू इस एंड पर है तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। भाई इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। लेट से एक्स सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालना है तो आप क्या लिखते हो, M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। आप इस तरह से फॉर्मूला लिखते हो। बिल्कुल ऐसे ही हम यहां पर करेंगे। भाई इसका मास है 80 केजी का, प्लैंक का मास है 40 केजी का और प्लैंक की जो लेंथ है वो 10 मीटर है। तो पहले हम यहां पर ये देखते हैं, जो एक रेड कलर से एक डॉटेड लाइन वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, ये हमारी एक तरह से रेफरेंस लाइन हो जाती है। मान लो हमने इसको क्या बोल दिया जी, रेफरेंस लाइन। ये हमारी रेफरेंस लाइन। तो हम यहां से इस पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे, ये जो पॉइंट मैं यहां पर दिखा रहा हूं, यहां वाले पॉइंट से हम इसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा भाई साहब इस पॉइंट पर। तो यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो टिल्लू जो है ऑलरेडी कहां पर है, ओरिजिन पर है। जब टिल्लू ऑलरेडी ओरिजिन पर है तो इसका सेंटर ऑफ मास जब हम सॉल्व करेंगे तो 80 इंटू ये ऑलरेडी x इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 पर है।
तो यहां पर ये फॉर्मूले में हमने फिट कर दिया, प्लस भाई इस प्लैंक का जो मास है 40 kg इंटू इसके बीच में, यानी कि इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, तो इसका इस 10 मीटर का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, वो जो है हम 5 मीटर पर लेंगे, 40 इंटू 10/2 यानी कि 5 मीटर। इसके बाद m1 प्लस m2 80 प्लस 40 120, तो यहां पर आपका सेंटर ऑफ मास कितना आ जाता है 5/3। ये बहुत ही आसान तरीका है, ये आप जो है इस फॉर्मूले से इस सवाल को करते हो। लेकिन यहां पर हम जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं वो रिवर प्लैंक का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। जब जो प्लैंक है रिवर के अंदर होगी और ये जो प्लैंक है मूव करेगा और उसके ऊपर एक आदमी भी मूव कर रहा होगा, तो तब हम जो है सेंटर ऑफ मास को किस तरह से समझेंगे वो अभी आगे देखेंगे। तो लेट्स से कि टिल्लू जो है अब प्लैंक के लेफ्ट हैंड से कहां पर पहुंचेगा, राइट हैंड पर पहुंचेगा। तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पर पहुंच गया जी भाई साहब, ये चलते 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 जो है टिल्लू यहां पर पहुंच गया। जब टिल्लू यहां पहुंच गया तो अब यहां पर हम फिर से इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। भाई इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला, तो यहां पर सेंटर ऑफ मास डैश करके मैंने लिखा है, तो इसका मास हो गया 80 और यहां पर इस यहां से यहां तक का जो सेंटर ऑफ मास यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास टिल्लू का कितना है 10 प्लस प्लैंक का ऑलरेडी हमने देखा था 40 इंटू 5, 40 इंटू 10/2 यानी कि 5, तो हमने यहां पर देखा 25/3। तो जो नया सेंटर ऑफ मास आया वो हमें यहां पर मिला। यहां पर क्यों मिला उसको हम समझ लेते हैं। मैंने यहां पर सेंटर ऑफ मास कितना आया था हमारा 5/3, तो यानी कि ये 5 है ये 5 है, तो मैंने इसको 3 हिस्से में बांट दिया, 5/3 5/3 5/3, समझ गए ना। इस तरह से मैंने किया तो ये टोटल 5 मिला, ये वाला टोटल 5। तो यानी कि पहला जो सेंटर ऑफ मास 5/3 था वो इस पॉइंट पर था, ये वाला। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं जो है यहां पर एक क्रॉस मार देता हूं, ये आपको मिला। पहले सेंटर ऑफ मास यहां था इस पॉइंट पर, अब जो नया सेंटर ऑफ मास मिला वो यहां मिला आपको। जब टिल्लू जो है प्लैंक के लेफ्ट एंड से राइट एंड पर पहुंच गया तो नया सेंटर ऑफ मास आपको यहां पर मिला। तो यानी कि आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। यहां से देखिए कितना शिफ्ट हुआ। अगर हम इस शिफ्ट को निकालना चाहें तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं भाई, 25/3 माइनस 5/3, तो 20/3 इज द शिफ्ट, 20/3 इज द शिफ्ट। तो यहां पर आपने ये समझा कि भाई जब हम रिवर प्लैंक या रिवर बोट प्रॉब्लम को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में समझते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में समझते हैं तो हम जो है ये फॉर्मूला लगाते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास दूसरा जो केस है जिसके अंदर जिसकी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा था कि सर रिवर प्लैंक के कॉन्सेप्ट को किस तरह से समझना है, तो मैंने सोचा डिटेल में इसको बनाया जाए। तो यहां पर केस 2 को हम समझेंगे, जिसके अंदर यहां पर बोट जो है रिवर के अंदर फ्लो करेगी, मतलब तैरेगी, जाएगी, चलेगी, और यहां पर एक आदमी होगा, ठीक है जी, जैसा कि हमने अभी नाम लिया टिल्लू महाराज। तो टिल्लू महाराज की जय। तो टिल्लू महाराज रिवर के लेफ्ट हैंड से जो है राइट हैंड पर पहुंचेंगे। फिर यहां पर आप एक मूवी का एक सीन देख रहे हैं, मतलब एक फोटो देख रहे हैं, लाइफ ऑफ पाई, जिसके अंदर जो हीरो है बोट के एक एंड से दूसरे एंड तक जो है ट्रेवल करता है। आपने देखा होगा इस मूवी में, अगर नहीं देखा तो जा करके देख लो, तो आपको ये पता चलेगा कि क्या सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। मतलब यहां पर ये सारी चीजें हम देखते हैं, ये आदमी कभी इधर आता है, शेर उधर जाता है, इस तरह की चीजें जो है इस मूवी में हो रही होती हैं। तो वहां पर अगर हमें ये समझना है कि क्या सेंटर ऑफ मास यहां पर शिफ्ट होगा या मूव होगा, ये हमें यहां पर समझना है। और इस तरह के सवाल काफी आते हैं आपके नीट और जेई के एग्जाम में, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस सवाल को कर सकते हो। तो यहां पर हम ध्यान से देखेंगे केस 2 के अंदर, यहां पर फिर से हम देख रहे हैं यहाँ टिल्लू है, और टिल्लू महाराज जो ऐसे चलते 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 जो है राइट एंड पर पहुंचेंगे प्लैंक के। लेकिन अब की बार ये प्लैंक जो है रिवर के अंदर है, ये प्लैंक किसके अंदर है जी, रिवर के अंदर है। तो जब ये प्लैंक जब ये टिल्लू महाराज जो है लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पर ऐसे ऐसे ट्रेवल करते हुए जाएंगे, तो ये प्लैंक जो है पीछे की तरफ मूव करेगा, ये प्लैंक जो है पीछे की तरफ मूव करेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होने वाला है, जैसा कि आपने न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसमें पढ़ा है,
फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां पर टिल्लू महाराज जब प्लैंक पर जाएंगे तो पीछे की तरफ प्लैंक को धक्का देंगे, भाई पीछे की तरफ धक्का देंगे। अब उस वही धक्का जो है प्लैंक जो है टिल्लू महाराज को आगे की तरफ देगा, तो एक्शन और रिएक्शन जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहां पर इस सिस्टम के अंदर अगर मैं इसको पूरे को एक सिस्टम मानता हूं, भाई मान लेते हैं हम इसको पूरे को एक क्या मान लेते हैं, सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जितने भी फोर्सेस लगेंगे इंटरनली वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इंटरनल फोर्सेस की बात ही नहीं होगी, बचा एक्सटर्नल फोर्स। क्या यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये आपको समझना है। क्या इन दोनों के ऊपर, इस पूरे सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई धक्का दे रहा है, नहीं। तो यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जब इसके अंदर कोई भी एफ एक्सटर्नल जो है 0 होगा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, जब ये एफ एक्सटर्नल 0 है तो बेसिकली एफ एक्सटर्नल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डीपी ओवर डीटी, भाई डीपी ओवर डीटी। तो जब एफ एक्सटर्नल 0 हो गया तो ये 0 हो गया जी। जब ये 0 हो गया इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी ये क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। जब मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब मोमेंटम क्या हो गया जी, कांस्टेंट हो गया, यानी कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इस केस में क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अब इसके बाद एक और चीज हमें समझनी है, चूंकि एफ एक्सटर्नल हमारा एम ए के इक्वल भी होता है, भाई हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, लेट्स से सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। चूंकि जब एफ एक्सटर्नल 0 हो गया तो ध्यान से समझिएगा, जब एफ एक्सटर्नल 0 हुआ तो यहां पर हमने लिखा एम ए सेंटर ऑफ मास, तो मास तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब एक्सीलरेशन जो है सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन है वो 0 हो जाएगा, है ना। यही तो इसका मीनिंग है, जो एक्सीलरेशन है सेंटर ऑफ मास का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट इंडिविजुअल मास का एक्सीलरेशन हो सकता है 0 हो और ना भी हो, ये आपको समझना है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का, भाई हम जब फॉर्मूला बनाते हैं, अभी हम लिखेंगे इसको, तो जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो इंडिविजुअल मास का एक्सीलरेशन जो है हो सकता है वो 0 ना हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहां पर एक चीज आपको पता चली कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। ये कब होगा, जब एफ एक्सटर्नल क्या है, 0, इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्स लग रहे हैं। और इंटरनल फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे को धूम धड़ाके से मार देते हैं, तो वो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इंटरनल फोर्स का कोई रोल नहीं है। जब एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का 0 हुआ तो यहां से आपको यह पता चला कि अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी जो है सेंटर ऑफ मास की वो क्या होगी, भाई बताओ। एक्सीलरेशन जो है सेंटर ऑफ मास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपन में चेंज इन टाइम। तो जब एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहां पर, कांस्टेंट। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट। भाई एक्सीलरेशन तो तभी 0 होगा ना जब वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तभी तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो सेंटर ऑफ मास का की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी जी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं यहां पर आपको ये समझ में आया कि जब वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो उम्मीद करता हूं यहां पर ये सारी बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब इस केस में ये वो केस है जिसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो ये कहां था, क्या आप बता सकते हैं, भाई वेलोसिटी कांस्टेंट इसका मतलब रेस्ट में तो नहीं है सेंटर ऑफ मास। तो जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में नहीं था तो हमने बेसिकली यहां पर देखा था कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा था, मूव हो रहा था, मूव कर रहा था, यहां पहुंच गया। तो ये वो केस था। इस केस में सेंटर ऑफ मास क्या है जी, ऐसे 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 करते 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 क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, तो लेफ्ट से राइट में शिफ्ट हो गया। तो यहां पर हमने देखा था कि अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है सेंटर ऑफ मास की, मुझे वेलोसिटी निकालनी थी सेंटर ऑफ मास की, तो आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में m1 प्लस m2।
और अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो भी आप उस तरह से कर सकते हो, m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये भी आपने पढ़ा है। अब चूंकि यहां हमें ये पता चला कि जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वो क्या है, कांस्टेंट है, तो वो हमने यहां पर देख ली। लेकिन क्या वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की जीरो हो सकती है? अगर हम इस केस को समझें तो ये मुझे समझ में आता है कि जो सेंटर ऑफ मास है, मैं यहां लिखूंगा कि जो सेंटर ऑफ मास है वो किसमें है, रेस्ट में। मान लो हमें एक केस मिला कि सेंटर ऑफ मास किसमें है, रेस्ट में है। चूंकि जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा जी, डिस्प्लेसमेंट वो जीरो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का। ये सारी बात जो है हम सेंटर ऑफ मास की कर रहे हैं, ध्यान रखना, v सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास, वो कितना हो जाएगा, जीरो। भाई ये सिचुएशन भी तो उतनी ही सही है, अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सीलरेशन जीरो हो गया। जब एक्सीलरेशन जीरो हो गया तो आपका बेसिकली एफ एक्सटर्नल जीरो है, एफ एक्सटर्नल जीरो है तो इसका मतलब मोमेंटम जो है कंजर्व है, कांस्टेंट है। ये बात भी तो उतनी ही सही है ना भाई। यहां पर हमने दो सिचुएशन पढ़ने की कोशिश करी, चूंकि हमें ये पता चलता है इसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्स होते हैं जो एक दूसरे को धूम धड़ाके से कैंसिल आउट करके मार देते हैं। तो एफ एक्सटर्नल इसका क्या होता है, जीरो हो जाता है। जब एफ एक्सटर्नल जीरो होगा तो लीनियर मोमेंटम आपका क्या हो जाता है, इस केस में कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम जीरो होता है। तो उसके बाद हमने देखा एक्सीलरेशन जीरो होता है। जब एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का जीरो होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी जी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी। तो ये केस हमने देखा था। क्या सेंटर ऑफ मास रेस्ट में भी हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में तो वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो तो एक्सीलरेशन जीरो। अगेन ये इक्वेशन फिर से जो है क्या कर रही है, कंप्लाई कर रही है, इसको फॉलो कर रही है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई। तो इस केस में जैसे ही हमें यह पता चला कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया जी, जीरो हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तब हम इस सवाल को कैसे करेंगे ये समझना है। ठीक है जी, तो यहां पर हम जो है पहुंच गए, हमने ये जो है सारी कहानी आपको बता दी है। अब टिल्लू महाराज जो है लेफ्ट हैंड से जो है चलते 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 जो है राइट हैंड पर पहुंचेंगे। तो आपको यहां पर ध्यान से समझना है, क्या समझना है वो मैं आपको बता रहा हूं। हम जो है इसको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही ऑब्जर्व करेंगे। हम इस कॉन्सेप्ट को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही ऑब्जर्व करेंगे। भाई ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, इसके ऊपर कोई भी डाउट होगा आपका जरूर सॉल्व हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इस कॉन्सेप्ट के बाद आपका सॉल्व नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक भी, तब आपको ये आसानी से समझ में आएगा कि हम जो है कैसे जो है ट्रिक्स करते हैं, है ना। बहुत सारी वीडियोस अगर आप देखोगे तो उसमें बताते हैं भाई ये ट्रिक लगा दो, ऐसे जो है मोशन होगा तो उसकी डिस्टेंस ये ले लेनी है और मास से डिवाइड कर देना है, टोटल मास से डिवाइड कर दो, तो ट्रिक बता देते हैं। एक्चुअल में वो ट्रिक नहीं है, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, मैं इसमें समझाऊंगा अभी। पर आपको ये समझना है कि टिल्लू महाराज की जो मोशन है वो कौन ऑब्जर्व करेगा, ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन होगा। और ग्राउंड पे हमारा कौन था, लिल्लू महाराज थे। लिल्लू महाराज हमारे कहां थे जी, ग्राउंड पर थे। अरे लिल्लू महाराज की आंख जो है फटी हुई बन रही थी और लिल्लू महाराज जो है बीच पर बैठ करके जो है मजे ले रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। ठीक है, तो लिल्लू महाराज जो है टिल्लू महाराज को देख रहे हैं, अब देख रहे हैं, और ये जो है भाई साहब ऐसे ऐसे चलते चलते राइट हैंड पर पहुंचेंगे प्लैंक के। तो जब राइट हैंड पर पहुंचेंगे प्लैंक के तो आप देख रहे हैं कि जब ये आगे की तरफ मूव करेगा टिल्लू तो प्लैंक जो है धीरे 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 पीछे की तरफ भी मूव कर रहा है। जब ये प्लैंक पीछे की तरफ मूव कर रहा है तो आप यहां ध्यान से देखो, ये वाला जो एंड है प्लैंक का, ये एंड इसने कितना ट्रेवल कर लिया, यहां से यहां पहुंच गया, इसका एक्स ट्रेवल कर लिया। तो प्लैंक ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, एक्स, किधर करा, लेफ्ट साइड में। और टिल्लू ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, टिल्लू तो इस एंड से इस एंड पर पहुंच जाएगा प्लैंक के, तो इसका मतलब वो यहां पहुंच गया। तो ये टोटल 10 था, जिसमें से एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस एक्स। ऐसा क्यों करना होगा या क्यों होगा ऐसा, ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि यहां पर जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास इसी पोजीशन पर रहेगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा।
जब सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। यही आपको समझना है। जब सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का क्या हो गया जी, जीरो। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारे पास यही फॉर्मूला है जो आप पढ़ते हो। जैसे हमने पोजीशन के लिए निकाला था, वेलोसिटी के लिए निकाल रहे थे, ये एक्सीलरेशन के लिए आप निकाल सकते हो, सेम हम डिस्प्लेसमेंट के लिए भी निकाल लेंगे। जब हम डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बोला हम इसको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं। ग्राउंड पर बैठ करके हम रिवर में देख रहे हैं टिल्लू जो है प्लैंक पर मूव कर रहा है, ये आपको समझना है। तो जब मैं यहां पर देखूंगा एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो क्या होगा, मास ऑफ ए, यानी कि टिल्लू महाराज का मास 80 केजी का है भाई, बहुत मोटा है, ठीक है। इसके बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अगर आप ध्यान से देखो, आप यहां से ग्राउंड पर बैठ करके इसको देख रहे हो, तो टिल्लू ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, 10 माइनस एक्स, यहां पर आपको दिखा प्लस। इसके बाद जो इसका डिस्प्लेसमेंट है प्लैंक का ये एंड जो है एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या, 40 इंटू माइनस एक्स। ये माइनस एक्स क्यों लिया, क्योंकि लेफ्ट साइड में मोशन हो रहा है और 10 माइनस एक्स राइट साइड में हो रहा है। तो इसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल मास 120, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चूंकि एफ एक्सटर्नल जीरो है, एफ एक्सटर्नल जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है वो सेम पोजीशन पर ही रहना चाहेगा। जब सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन पर रहना चाहेगा तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास किस पर आ जाएगा, रेस्ट पर। तो जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर आ जाएगा तो यहां से आप जो है इसको सॉल्व करोगे, जीरो हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 800 माइनस 80x माइनस 40x, तो x की वैल्यू आ जाएगी ये। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 4 दुनिया 8, 0 4 तिया 12, 20/3, 20/3 इज दी x, यानी कि जो मोशन हुआ प्लैंक का, प्लैंक ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 20/3 का डिस्प्लेसमेंट किया। अगर बोले कि भाई इस आदमी ने यानी कि टिल्लू ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया आप प्लैंक के ऊपर, तो क्या करोगे, 10 माइनस एक्स कर दोगे, 10 माइनस 20/3। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा, 10 या 30 में से 20 गया 10, तो 10/3 ये वाला जो है डिस्प्लेसमेंट किसका आ जाएगा, टिल्लू महाराज का आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां पर ये चीज समझ में आई, लेकिन ये बात आपको बहुत ध्यान से देखनी है। मैंने यहां पर जब डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है जी, मैं क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहा हूं, प्लस मास ऑफ प्लैंक इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नीचे टोटल मास है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है टिल्लू का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिर ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये मैंने कैसे निकाला, ये वही है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। जब हम ये निकालते हैं तो बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होती है, अगर आपने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझा है तो यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट टिल्लू का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे, प्लैंक का भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेंगे। या तो आप विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक सॉल्व करोगे या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कोई भी एक रेफरेंस फ्रेम लोगे। तो यहां पर जैसा कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया, तो जैसे मैंने यहां लिखा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चूंकि हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना था, ये वाली टर्म निकालनी थी, तो इसको इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में तो ऐड हो जाएगी ये। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहां से क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहां से आ गया 10 माइनस एक्स। तो हमें ये जो 10 माइनस एक्स मिला है ना, वो यहां से मिला है, ये आपको समझना है। ये इस डायग्राम को देख करके नहीं समझना है भाई, ये इसको यहां से देख करके समझना है। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला जब हम लगा रहे हैं, ये हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही देख रहे हैं सारी चीजें। जब हम विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक करेंगे तब ये और आसान हो जाएगा, उसी को लोग जो है बताते हैं कि ट्रिक है, अभी उसको समझेंगे। तो यहां से हमें ये पता चला कि जो x है वो आया 20/3। ये आदमी जो है प्लैंक के इस एंड से इस एंड तक जब जाता है तो इसने एक्चुअल में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, 10/3। और ये सारा का सारा किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। किसके रिस्पेक्ट में है जी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उम्मीद करता हूं यहां पर ये चीज आपको समझ में आई। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। यहां पर बहुत सारे लोग जो है आपको ये बोलेंगे ये ट्रिक है, ऐसे बताएंगे वैसे बताएंगे, तो हम वो सब नहीं करेंगे। हम यहां पर ये देखेंगे कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट था,
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है ये हम दो तरह से लगाते हैं, यानी कि एक, या तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले लें, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले लें। जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेते हैं तो ये तो हमने अभी किया ही है, ये पूरा का पूरा इसी तरह से इसी मेथड से करना है। लेकिन जब हम विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक लेते हैं, जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक लेंगे या फिर बोट लेंगे, भाई बोट ले सकते हैं आपका, तो तब ये जो है किस तरह से सॉल्व होता है तब हमें ये समझना है, और ये बहुत ही आसान है। ये क्या है? बहुत ही आसान। देखो अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में भी एक अगर हम इसको यहां से देखें तो ये तो हमें समझ में आ ही गया था, हमने डिस्प्लेसमेंट जीरो कर लिया था। अगर मैं इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से देखूं तो यहां पर आप मेथड 2 देख रहे हो, ध्यान से देखो, यहां पर आप मेथड 2 देख रहे हो। इस मेथड 2 में क्या बोल दिया कि भाई, इस मेथड 2 में ये बोला कि जो प्लैंक है उसका मास वो कहां की तरफ शिफ्ट हुआ? लेफ्ट साइड में, तो 40 इंटू एक्स ये मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू एसी 80 केजी का जो मास है वो राइट साइड में मूव हुआ और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? 10 माइनस एक्स, तो 80 इंटू 10 माइनस एक्स। ये दोनों जो इनका जो मोमेंटम है वो क्या होगा? सेम होगा। इन दोनों का जो मोमेंटम होगा वो सेम होगा, तो 40 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80 इंटू 10 माइनस एक्स। ये दोनों वैल्यू क्या हो गई? हमारी सेम हो गई। तो यहां पर हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया। अब आप सोचोगे सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी होती है। अरे भले आदमी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी तो होता है, लेकिन वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब टाइम सेम तो टाइम से टाइम उड़ा दे तो मास इनटू डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, एक ही बात है। तो जब यहां पर मास इनटू डिस्प्लेसमेंट 80 इंटू 10 माइनस एक्स ये डिस्प्लेसमेंट, तो हमने इनको इक्वेट किया तो यहां से एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी। ये इक्वेशन आपकी यहां पर बनी ही थी। ये देखो यहां पर अगर इस वैल्यू को उठा करके 80x और 40x वाली जो टर्म है उनको उठा करके यहां लेफ्ट साइड में ले आओ तो ये सेम इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो यहां पर हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जो है इसको सॉल्व कर दिया। लेकिन तो यहां पर अच्छा, ये तो हमने बता ही दिया ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक करना है तो ये सवाल और आसान हो जाता है। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं डेल्टा एक्स, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक देखना है, ध्यान रखना भाई, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ ए, ठीक है जी, यानी कि मास ऑफ टिल्लू, और उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, प्लस मास ऑफ पी इंटू एक्स और पी विद रिस्पेक्ट टू पी, तो यानी कि पी विद रिस्पेक्ट टू पी कर रहे हैं, पी विद रिस्पेक्ट टू पी, तो यानी कि ये वाली टर्म तो आपकी जीरो ही हो जानी है, ठीक है जी। तो डिवाइडेड बाई मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ पी, तो जब ये टर्म जीरो हो गई तो आपको क्या मिला यहां पर? मास ऑफ ए और एक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी डिवाइडेड बाई ये टोटल मास हो गया, लेट्स से टोटल मास कैपिटल एम, या लिख लो चलो एम ए प्लस एम बी। तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है या पूरा का पूरा मेथड है हम यहां पर देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक हमें क्या मिलेगा? मास ऑफ ए 80, यहां पर देखो 80 इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इसने? 10, और डिवाइडेड बाई 120, तो वही सेम आंसर आ गया। यहां पर ये टर्म जीरो क्यों हुई है? ध्यान से देखो, हम विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक देख रहे हैं। अब प्लैंक के ऊपर ही बिठा दो ऑब्जर्वर को, यानी कि जो लिल्लू महाराज है, ये लिल्लू महाराज कहां बैठ गए हैं? अब की बार ये इस ग्राउंड पर बैठ गए हैं, सॉरी इस प्लैंक पर ही बैठ गए हैं। कह रहे जी हम आपको यहीं से ऑब्जर्व करेंगे। ये लिल्लू महाराज जो है यहीं पर आ गए हैं प्लैंक के ऊपर। जब लिल्लू महाराज प्लैंक पर ही आ गए तो ये जो इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा ये हमें देखना है, तो 10 ही किया होगा। इसने जो है कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा? 10 ही किया होगा। और प्लैंक ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया होगा, क्योंकि लिल्लू महाराज ऑब्जर्वर है, वो तो प्लैंक ही है, वो तो ऊपर ही बैठा है, वो तो कहीं मूव नहीं किया। उसे लगेगा यार मैं तो कहीं मूव कर ही नहीं रहा। तो जब वो देखेगा तो उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाती है। बाकी हमने इसको सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है? प्लैंक है। इसके बाद अगर मैं इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से समझना चाहूं,
इसको मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से समझना चाहूं तो यहां आप देखोगे भाई, कैसे देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से देखें तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कहा लिखा है विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां देखो, इसका मास है 80 केजी का, जब 80 केजी का मास है, इसने यहां से यहां तक ट्रेवल किया विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, अगर देखेंगे तो इस जब ये यहां से यहां तक जाएगा तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, 10। तो 80 इंटू 10 ये इसका मोमेंटम। और जब ये प्लैंक पीछे की तरफ जाएगा तो सिर्फ प्लैंक पीछे की तरफ नहीं जा रहा, प्लैंक के ऊपर ये 80 केजी का जो टिल्लू महाराज बैठा है, ये दोनों बैठे हुए हैं, तो इस प्लैंक के ऊपर इसके मास का भी तो इफेक्ट आएगा। तो ये इसका जब हम पूरा का पूरा सिस्टम देखेंगे तो पीछे कितना जा रहा है, एक्स, लेकिन ये पूरा का पूरा पीछे एक्स कितना जा रहा है, ये मास के साथ जा रहा है। इसको ध्यान से समझो, जब टिल्लू आगे की तरफ जाएगा, है ना, तो ये प्लैंक पीछे की तरफ आएगा, बट ये प्लैंक इतना ही क्यों आया एक्स, भाई ये पूरा क्यों नहीं आया, यहां से पूरा आ जाता, ये यहां पर ऐसे हो जाना चाहिए था, ऐसे हो जाना चाहिए था, नहीं, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि जब ये पीछे की तरफ जाता है ना प्लैंक, तो उसके ऊपर इसके मास का भी इफेक्ट आता है। इसीलिए जब हम इस प्लैंक को पीछे की तरफ मूव करा करके इसका मोमेंटम निकालेंगे तो हम इन दोनों का मास कंसीडर करेंगे, प्लैंक का और टिल्लू महाराज का। भाई प्लैंक का और टिल्लू महाराज का मास कंसीडर करेंगे, और इन्होंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, एक्स, तो यही हमने यहां पर किया है। कहां किया है जी, 80 इंटू 10 इज इक्वल टू एक्स इंटू 120। तो यहां से एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, तो ये भी आ गया। तो हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। तो यहां पर आपको डायरेक्ट बताया जाता है, बोला जाएगा एक्स निकालना है, बहुत आसान है भाई। जो मूव कर रहा है, मूव कौन कर रहा था, टिल्लू मूव कर रहा था, कितना मूव किया उसने, 10, तो 80 इंटू 10 कर दो, डिवाइडेड बाई टोटल मास कर दो, आपका आंसर। ये जो है ट्रिक बताई जाती है, बट एक्चुअल में ट्रिक नहीं है, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ये ध्यान आपको रखना है, ये विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक आपको निकालना है। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया। हो सकता है वीडियो की लेंथ जो है थोड़ी बड़ी हो गई हो या बहुत बड़ी हो गई हो, बट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, अच्छे से समझना है, कोई भी क्वेश्चन है भाई आपको करना है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई किसके फ्रेम में निकाल रहे हैं, किस फ्रेम के रेफरेंस में निकाल रहे हैं, क्या ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं या प्लैंक के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज आपको पता चल गई तो आपको ये जो ट्रिक्स है ना, जो दूसरे लोग वीडियो में बताते हैं ट्रिक, वो ट्रिक आपको आसानी से समझ में आने लगेंगी। मैंने यहां पर 5 मेथड लिखे हैं, एक्चुअल में ये 5 मेथड नहीं है, ये 2 ही तरीके से होता है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू आपका क्या है, ये तो हो गया जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। अच्छा, ये तो कंजर्वेशन मोमेंटम ना, एक तो ये है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक और एक था हमारा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेसिकली ये जो मेथड बनाए हैं, कान को ऐसे पकड़ लो या कान को ऐसे पकड़ लो या कान को ऐसे पकड़ लो, किसी भी तरह से पकड़ लो, कान ही पकड़ना है। तो मतलब ये है कि इनके अलग अलग मेथड्स आपको बता दिए जाएंगे, लेकिन उसके पीछे का जो राज है वो यही है, आपको ये पता होना चाहिए कि विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक जो है सारी चीजें करी गई हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी डाउट नहीं है। अगर तब अभी भी कोई डाउट है तो आप जो इस वीडियो में कमेंट करना, आपके डाउट को जरूर सॉल्व किया जाएगा। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। आप दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, फड्डा में, पीडब्ल्यू में, सीडब्ल्यू में, टीडब्ल्यू में, कहीं पर भी अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है, चाहे थ्योरी या क्वेश्चन, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, हम आपको बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी